Yeah, good evening everyone. This is the continuation video of microorganism class 8th. In our previous video, we have discussed before vaccine, but I would like to read that as well. It is important to remember. एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे वो काम करती हैं, अगर आपको ध्यान हो तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो तभी लेनी है जब आपके पास किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस हो, खुद से नहीं लेनी। और आपको जो डॉक्टर जो भी कोर्स बताता है, राइट, एंटीबायोटिक्स कंप्लीट करने का, अगर 3 डेज़ का कोर्स है तो वो 3 डेज़ का कोर्स आपको पूरा करना है। अगर आप एंटीबायोटिक्स ऐसे ही लेंगे और आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं सपोज, एंड स्टिल यू आर टेकिंग एंटीबायोटिक्स, तो इट कैन हैव बैड इफेक्ट। तो होगा क्या, आप रॉन्ग डोज लेंगे, एक तो डोज भी रॉन्ग लेंगे और आप ठीक हैं फिर भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो फ्यूचर में जब भी आप बीमार होंगे तो ये ड्रग लेस इफेक्टिव रहेगी। ये ध्यान रखना। ओके, आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं अननेसेसरली अगर लोगे तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी किल कर सकती है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये ध्यान रखना, कोल्ड और फ्लू के केस में ये इफेक्टिव नहीं होती हैं। ठीक है, ये बात बड़े अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक आज का है हमारा वैक्सीन, कि वैक्सीन क्या होती है। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि चिल्ड्रंस या इन्फेंट्स जो होते हैं उन्हें वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है। देखिए, जब भी, एक बात ध्यान रखना क्लास, जब भी कोई भी डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ताकि वो उस इन्वेडर से फाइट कर सके। राइट, इन्वेडर मतलब जिसने अटैक किया है हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब। बॉडी ये भी ध्यान रखती है कि माइक्रोब से कैसे फाइट करनी है अगर वो दोबारा एंटर करता है। अगर डेड या वीकेंड माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करते हैं किसी हेल्दी बॉडी में, तो बॉडी फाइट करती है और किल कर देती है इन्वेडिंग बैक्टीरिया को। खुद ही बॉडी सूटेबल एंटीबॉडीज रिलीज करती है। ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, इसी वजह से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये भी ध्यान रखना आपने, डिसीजेस से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, तो इस तरीके से बेटा वैक्सीन काम करती है। काफ़ी सारी डिसीजेस जैसे कि कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन्हें आप वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवर्ड जैनर ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1798 में डिस्कवर की थी। आपने अपने चाइल्डहुड में काफ़ी बार आपको इंजेक्ट किया गया होगा ताकि आप सेवरल डिसीजेस से बचे रहें, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें। तो क्या आप वो एक ऐसी लिस्ट बना सकते हैं उन डिसीजेस की? आप चाहें तो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दीज डिसीजेस। जरूरी वैक्सीन जो होती हैं वो नियर बाय हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। आपने टीवी पर भी काफ़ी बार, टीवी और न्यूज़पेपर में एडवर्टिजमेंट देखी होंगी कि जिसमें बार बार कहा जाता है कि अपने बच्चों को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पोलियो के अगेंस्ट, अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, तो पोलियो ड्रॉप्स जो दी जाती हैं बच्चों को वो भी एक तरह की वैक्सीन ही होती हैं। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट शुरू हुआ था ताकि स्मॉल पॉक्स जैसी डिसीज को पूरी तरह से पूरे विश्व से इरेडिकेट किया जा सके, हटाया जा सके। आज के दिनों में वैक्सीन्स लार्ज स्केल पे बनाई जाती हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीजेज। जैसे कोरोना की वैक्सीन भी आपको पता है मार्केट में अवेलेबल है। अभी प्रभजोत आपके एज ग्रुप की तो नहीं है, बट वेरी सून इट विल बी अवेलेबल, राइट।
इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कई बैक्टीरिया बेटा ऐसे होते हैं विच आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन, और वो इसकी फर्टिलिटी बढ़ा सके। ये जो माइक्रोब्स होते हैं इन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, जो ब्लू ग्रीन एल्गे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा, हाउ दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्लीन करने में कैसे ये हेल्प करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एनवायरमेंट क्लीनिंग में किस तरीके से ये हेल्प करते हैं। बूजो और पहेली ने यह ऑब्जर्व किया कि उनका स्कूल का जो गार्डनर था, जब वो मैन्योर यानी खाद बना रहा था, अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने कुछ प्लांट्स की वेस्टेज कलेक्ट की, कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स कलेक्ट किए नियर बाय हाउस और गार्डन से, और उसके बाद उन्हें एक पिट यानी गड्ढे में दबा दिया वेस्ट डिस्पोजल के लिए। थोड़े समय के बाद वो डीकम्पोज हो गए और मैन्योर में कन्वर्ट हो गए। तो बूजो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। आप भी चाहें तो एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे एक्टिविटी 2.5 में दिखाया गया है। आपको 2 पॉट्स लेने हैं और फिल करना है हर पॉट को हाफ सॉइल के साथ, उन पे मार्किंग करने हैं A और B। उसके बाद पॉट A में आपको प्लांट वेस्टेज रखनी है, और पॉलीथिन बैग्स के अंदर और ऐसी चीज़ें जैसे कि पॉलीथिन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, उन्हें ब्रेक कर देना है। ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज उन्हें पॉट B के अंदर रखना है, उन्हें फिर साइड में रख देना है और ऑब्जर्व करना है 3 से 4 हफ्ते के बाद क्या होगा। क्या आप कोई डिफरेंस बता सकते हैं दोनों पॉट्स में जो कंटेंट्स रखे गए थे? आपने देखा ही है बेटा, दोनों में अलग अलग चीज़ें रखी गई थी, एक में प्लास्टिक के टॉयज एंड ऑल दैट रखे गए थे। ये डिफरेंस आपको लिखना है, और उसके बाद आप ये फाइंड करेंगे कि जो प्लांट वेस्टेज है पॉट ए में, इट हैज़ बीन डीकम्पोज्ड, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा जो कई प्लांट ये वेस्टेज थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? प्लांट वेस्टेज मैन्योर में कन्वर्ट हो गई, राइट? ये ध्यान रखना है। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स और ऐसे प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे बेटा, वो दोबारा प्लांट्स को ग्रो करने में यूज किए जा सकते हैं। और पॉट बी में आपने रखा था पॉलिथिन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स, ब्रोकन टॉय पार्ट्स, ये कोई चेंज नहीं होगा इनमें। तो ऐसे माइक्रोब, इन पर कोई माइक्रोब एक्ट नहीं करेंगे, तो ये ऑब्वियसली मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स, और कई बार डेड एनिमल्स को भी देखते हैं ग्राउंड में। तो और आप देखते हैं अगर हम इन्हें मिट्टी में दबा देते हैं तो ये कुछ समय के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डीकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को प्लांट्स और एनिमल्स में, जिससे वो इन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस बार बार यूज़ किए जा सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो यूज़ किए जाते हैं, इट कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस, और ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं काफ़ी तरीकों में, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। ऐसे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैथोजेंस, राइट? ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं, और इसके अलावा क्लोथिंग को, लेदर को भी स्पॉइल कर देते हैं। तो इनके बारे में भी हम कुछ एक्टिविटीज़ की हेल्प से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ये क्या होते हैं।
पैथोजेंस ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एयर के थ्रू जो हम ब्रीथ करते हैं, वाटर के थ्रू जो हम ड्रिंक करते हैं, और फूड के थ्रू जो हम खाते हैं जो फूड। ऐसे पैथोजेंस जो हैं दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय ईदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। जो माइक्रोबियल डिसीजेज होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में पहुंच जाती हैं एयर, वाटर या फूड के थ्रू, और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, उन्हें कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। राइट, ये ध्यान रखिएगा। जब भी कोई व्यक्ति सफर कर रहा है, अच्छा एक और बात, इन डिसीजेस में कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी इसके एग्जाम्पल हैं। जब भी कोई पर्सन सफ़र कर रहा है कॉमन कोल्ड से, स्नीज से, तो बहुत छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर की जो थाउजेंड ऑफ वायरसेस को कैरी करती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं एयर में। ये वायरस जो है एंटर कर सकता है एक हेल्दी पर्सन की भी बॉडी में ब्रीदिंग और इन्फेक्शन के दौरान। तो कोरोना को आप प्रभजोत किस कैटेगरी में रखोगे, कम्युनिकेबल या नहीं, नॉन कम्युनिकेबल? प्रभजोत, आर यू देयर? कम्युनिकेबल, वेरी राइट, ठीक है बेटा। वीडियो रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, फटाफट जवाब दिया कीजिए। These are some insects and animals. There are some insects and animal which act as carriers of diseases, causing microbes. कई इंसेक्ट और एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कैरियर्स होते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स के, जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी, इट इज़ वन सच कैरियर। ये फ्लाई जो है ये गार्बेज पे बैठती है और एनिमल एक्सक्रेटा पे बैठती है, तो पैथोजेंस जो हैं इसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, और जब ये किसी अनकवर्ड फूड पर बैठेगी तो ये इन्हीं पैथोजेंस को उस फूड में क्या कर लेगी, सेंड कर देगी, जिसकी वजह से वो फूड कंटामिनेटेड फूड हो जाएगा, और अगर आप उसे खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप द फूड कवर्ड। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, ऐसे नहीं लेने चाहिए, ठीक है, जो अनकवर्ड हो ऐसे आइटम्स हमें नहीं खाने चाहिए। एक और एग्जाम्पल है इस कैरियर का, वो है फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। ये एक तरह का मलेरिया का पैरासाइट कैरी करती है जिसे कहते हैं प्लास्मोडियम। राइट, फीमेल एडीज मॉस्किटो, इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है ना, ये इस मच्छर की वजह से फैलता है, इस मॉस्किटो की वजह से डेंगू फैलता है। एंड हाउ कैन यू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? सबसे मेन है पानी पर मच्छर पनपते हैं बेटा, पानी कहीं भी खड़ा घर के आसपास नहीं होना चाहिए। राइट, तो भाई यहां पर देखिए बूझो और पहेली आपस में कुछ बात कर रहे हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, कैसे रोकेंगे? अब आप मास्क लगाइए, आपको पता ही है, ठीक है ना। वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, उस व्यक्ति से दूर रहें। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर? क्योंकि मॉस्किटोज जो हैं ब्रीड करते हैं गंदे पानी में, लेकिन डेंगू का मच्छर साफ पानी पर होता है। राइट, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट, shouldn't let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pots etc. अगर आप अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे और ड्राई रखेंगे तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटोज को ब्रीड होने से। तो आपको ये कोशिश करनी है बेटा, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ओके, इसके बाद कुछ कॉमन डिसीजेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज होती हैं, जैसे कि टीबी है। टीबी के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। टीबी, मीजल्स, इसके लिए वायरस है, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, तीनों के लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल है।
और चिकन पॉक्स या एयर या कांटेक्ट में आने से होती है, और पोलियो भी एयर या वाटर के थ्रू होती है। तो इसके लिए पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, अलग रखना है, और आपको जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं पेशेंट की वो दूर रखनी है, ठीक है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सूटेबल एज। कॉलरा और टाइफाइड बैक्टीरिया से होती हैं, ये वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं। इसमें आपको पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, अच्छी सैनिटरी हैबिट्स का ध्यान रखना है, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है, और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन पे ध्यान देना है। हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा कॉज होती है, ये भी वाटर के थ्रू होती है, और इसमें आपको बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना है अगर हो जाए तो, और वैक्सीनेशन करानी है। और मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ से कॉज होती है, मॉस्किटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना है, रिपेलेंट्स ऑल आउट वगैरह यूज़ करने हैं, स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल करना है ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। अगर आपके घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई जो कॉमन डिसीजेज हैं बेटा जो अफेक्ट करती हैं ह्यूमंस को, उनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन और कुछ जनरल मेथड जो प्रिवेंशन के हैं वो आपको ऊपर के टेबल में बताए गए। अब आता है ऐसी डिसीजेस के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज होती हैं जो एनिमल्स में। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ डिसीजेज ही ह्यूमन और प्लांट्स में नहीं कॉज करते, लेकिन कई एनिमल्स में भी ये डिसीजेस कॉज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एंथ्रेक्स, ये एक बहुत डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है जो बैक्टीरियम के द्वारा कॉज होती है। इसमें फुट और माउथ डिसीज़ जो होती है कैटल की, वो एक वायरस के द्वारा कॉज होती है। रॉबर्ट कॉश 1876 में इन्होंने एक ऐसा बैक्टीरियम की खोज की जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रासिस। ये एंथ्रेक्स डिसीज कॉज करता है। इसके बाद हम बात करेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्लांट्स में। आपको पता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो काफ़ी सारी डिसीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि ऐसे प्लांट्स में कॉज करते हैं जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और बाकी सब। ये जो डिसीजेस हैं ये इनकी यील्ड, इनकी प्रोडक्शन पे फ़र्क डालती हैं क्रॉप्स की, ठीक है। इसके लिए हम आपको एक टेबल बताएंगे अभी जो प्लांट डिसीजेस के बारे में है, तथा इन्हें कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में भी बताएंगे। सामने अब आप ये टेबल देख सकते हैं। इस टेबल को आप बड़े ही ध्यान से देखिए। जैसे प्लांट डिसीज जिसका नाम है सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगाई है इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये एयर और सीड्स के थ्रू होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। येलो वीन, ये मोज़ेक ऑफ भिंडी यानी ओकरा में है, और इसके लिए वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है रिस्पॉन्सिबल, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट। तो ये ध्यान रखना। कई केमिकल्स हम इसमें यूज़ करते हैं इन माइक्रोब्स को किल करने के लिए। अब बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के लिए। पूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, लेकिन घर जाते ही उसे वॉमिटिंग हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है इसे फूड पॉइजनिंग हो गई हो। तो पहेली वॉन्डर कर रही थी कि भाई फूड पॉइजनिंग क्या होती है और फूड कैसे पॉइजन बन जाता है। फूड पॉइजनिंग ऐसे फूड को खाने से हो सकती है जो खराब किया गया हो बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या पुराने फूड को खाने से हो सकती है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड पे ग्रो करते हैं कई बार टॉक्सिक, जहरीले सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से फूड जो है वो पॉइजनस हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सीरियस इलनेस कॉज होती है और इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फूड को प्रिजर्व करें और इसे स्पॉइल होने से बचाएं। इस फिनोमिना को वैसे रेंसिडिटी भी कहते हैं, राइट। वेन एवर फूड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, इट्स टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस, स्पेशली ड्यूरिंग समर टाइम। अब बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन की। चैप्टर 1 में हमने सीखा था ऐसे मेथड्स के बारे में जिससे हम
प्रिजर्व कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं फूड ग्रेन्स को। अब हम कैसे प्रिजर्व करेंगे फूड को हमारे घर पर, या जो ब्रेड रह गई है मॉइस्ट कंडीशन में जिस पर फंगस का अटैक हो गया है, आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्पॉइल कर सकते हैं हमारे फूड को, और ये जो स्पॉइल्ड फूड है ये एमिट करता है बैड स्मेल और बैड टेस्ट और चेंज कलर। क्या ये केमिकल रिएक्शन है? पहेली ने कुछ मैंगोज लेकर आई और वो उन्हें खा नहीं सकी कुछ दिन, और थोड़े दिन बाद उसने देखा कि वो स्पॉइल हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। पर उसे पता है कि मैंगो का जो अचार है, पिकल, हर ग्रैंड मदर मेक्स, एंड वो काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता है। तो वो कंफ्यूज हो गई कि मैंगो कैसे ख़राब हो गए जबकि आम का अचार ख़राब नहीं होता है काफ़ी समय तक। ठीक है ना। तो अब हम कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम घर पर ही अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, और वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ मेथड आते हैं जैसे कि केमिकल मेथड्स। इसमें हम कुछ सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं जो कुछ कॉमन केमिकल्स हैं और वो जनरली यूज़ होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। अब हम कुछ सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे पिकल्स में, अचार में, ताकि उन पर जो अटैक है वो माइक्रोब्स का ना हो, उससे बचे रहें वो। उसके लिए हम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड ऐसे दो कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं, और ये जैम्स में भी यूज़ किए जाते हैं और स्क्वैशेस में भी यूज़ किए जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, ये ध्यान रखना आपने। प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट सबसे इजी अवेलेबल होने वाला आइटम है किचन में, नमक। फॉर्मूला है इसका सोडियम क्लोराइड, NaCl, राइट। केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और फॉर्मूला है NaCl। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिशेस फॉर एजेस। काफ़ी समय से हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते आ रहे हैं। मीट और फिशेस को कवर अप करते हैं हम ड्राई सॉल्ट के साथ ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम चेक कर सकें। और सॉल्टिंग जो है ये आंवला, रॉ मैंगोज और टैमरिंड यानी इमली को भी प्रोटेक्ट करने में काम में आता है। अब बात करेंगे प्रिवेंशन बाय शुगर। जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस ये प्रिजर्व किए जाते हैं शुगर के द्वारा। शुगर मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है, मॉइस्चर कंटेंट को, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है और फूड खराब होने से बच जाता है। प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर की हेल्प से हम पिकल्स यानी अचार को ख़राब होने से रोक सकते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह नहीं पाता है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट, दे आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। सिमिलरली अगर आप अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो लो टेम्परेचर की वजह से भी माइक्रोब्स का ग्रोथ रुक जाता है। तो अब बात करते हैं कि वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स ये स्पॉइल नहीं होता, राइट। बूजो इज सेइंग माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पेस्चुराइड। व्हाट डज दैट मीन? पेस्चुराइड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, क्योंकि ये फ्री होता है हार्मफुल माइक्रोब से। मिल्क को बेटा हीट किया जाता है। आई रिपीट, मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, और फिर सडनली इसे ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है क्लास? ऐसा करने से जो माइक्रोब का ग्रोथ है वो रुक जाता है। इस प्रोसेस को लुइस पेस्चर ने किया था डिस्कवर, तो उन्हीं के नाम पे इस प्रोसेस का नाम है पेस्चराइजेशन, ये ध्यान रखना। स्टोरेज और पैकिंग की बात करें कि आज की डेट में जो ड्राई फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उन्हें भी सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, ताकि माइक्रोब्स का उन पर अटैक ना हो पाए। फिर एक और टेक्निक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में क्लास 6th और 7th में पढ़ा है। ये इन्वॉल्व होता है इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनस प्लांट पल्सेस। अब याद कीजिए कि जो राइजोबियम था ये रहता है रूट नोड्यूल्स में ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट की, जैसे कि बीन्स में, पीस में, राइट, विद विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
कई बार नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर वो हमेशा सेम रहता है। ऐसा कैसे होता है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्लास ये था हमारा सेकंड वीडियो अबाउट दिस। वैसे थोड़ा सा ही रहता है, आई वांट टू फिनिश इट, क्योंकि लास्ट में बस नाइट्रोजन साइकिल ही रह गया है प्रभजोत। ठीक है, ये फिनिश कर लेते हैं। ओके तो क्लास थोड़ा सा और फिनिश कर लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आप देखिए, आप रूट्स को देख सकते हैं लिग्मिनस प्लांट की विद रूट नोड्यूल्स, जैसा कि ये सामने फिगर में आपको शो कर रहा है, राइट। ओके क्लास, अब इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। ध्यान दीजिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इट कांट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई ऐसा बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे है जो प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, वो फिक्स कर देती है नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड और इसे कन्वर्ट कर देती है इनटू फर्दर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, इस तरीके से। जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है इन यूजेबल कंपाउंड्स में, तब इसे यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा सॉइल से, दो देयर रूट सिस्टम, उनके रूट सिस्टम के थ्रू देयर रूट सिस्टम। नाइट्रोजन को फिर यूज किया जाता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स में और बाकी कंपाउंड्स में। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें ये प्रोटीन्स और बाकी नाइट्रोजन कंपाउंड वहीं से मिलते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं, डाई करते हैं, तो जो बैक्टीरिया है और फंगाई है प्रेजेंट जो है सॉइल में, वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजनियस वेस्ट को इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड टू बी यूज बाय प्लांट्स अगेन। आपने बहुत सारे और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा जो कन्वर्ट कर देते हैं टू सम पार्ट ऑफ देम इनटू नाइट्रोजन गैस, और ये वापस एटमॉस्फेयर में जाती है। तो एज अ रिजल्ट जो परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर कांस्टेंट रहता है। फिर बेटा ये फ्लो चार्ट है, ये बना के देखिएगा। आप इसमें देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे लाइटनिंग हो रही है और कैसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन सॉइल में जा रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। Then it is the uptake by plants, then animals eat plants, then nitrogenous wastes from excretion and death, and bacteria turn compound of nitrogen from gaseous nitrogen. तो इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल जो है मेंटेन रहता है। ओके क्लास, प्रभजोत क्या आप इसकी समरी जोर से पढ़ सकते हैं? क्या आपने सीखा इस पूरे चैप्टर में? प्लीज बी अ बिट लाउडर। Yes, sir. Microorganisms are too small and are not visible to the unaided eye. They can live in all kinds of environment, ranging from ice-cool climate to hot springs and deserts to marshy lands. Microorganisms are found in air, water, and in the bodies of plants and animals. They may be unicellular or multicellular. Microorganisms include bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Viruses, through different from the above-mentioned living organisms, are considered microbes. Viruses are quite different from other microorganisms. They reproduce only inside the host organism, that is, a bacterium, plant, or animal cell. Some microorganisms are useful for commercial production for medicines and alcohol. Some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple substances and clean up the environment. Protozoans cause serious diseases like dysentery and malaria. Some of the microorganisms grow on our food and cause food poisoning. Some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plants. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. Some bacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into nitrogenous compounds. Certain bacteria convert compounds of nitrogen
present in the soil into nitrogen gas, which is released to the atmosphere. ओके क्लास, दिस वाज द फाइनल वीडियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हमने डिसाइड आप ही कीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दोस्त हैं या दुश्मन. थैंक यू.